नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर मैं 17 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को अगर ना मिलें तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पर जाकर। जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नाम से। उसमें 17 वीडियो हैं और 18वां वीडियो ये आज अपलोड कर रही हूँ। और इसमें हम बात करेंगे विक्टोरियन एज की। विक्टोरियन एज, अगर आप क्वीन विक्टोरिया के गद्दी पर बैठने से और उनके उस गद्दी पर रहने के कार्यकाल की बात करें तो अलग है, लेकिन लिटरेरी तौर पर बात करें विक्टोरियन एज की तो वो अलग है ना। पॉलिटिकली कोई भी एज आप लीजिए तो पॉलिटिकली वो अलग होता है और लिटरेचर में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो फीचर्स होते हैं वो क्लियर कट सिर्फ उसी दिन से शुरू नहीं होते जिस दिन से कोई राजा गद्दी पर बैठा। तो एज है वो तो मतलब हिस्टोरिकली वो जो एज है वो तो राजा के गद्दी पर बैठने से लेकर उसके गद्दी पर रहने तक, यानी उसके चाहे मौत हो जाए या किसी भी तरीके से उसको गद्दी से हटा दिया जाए, तो हिस्टोरिकली तो वो एज होता है। लेकिन लिटरेचर में थोड़ा अलग होता है एज। अब जैसे कि आप अगर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देखेंगे तो उसमें विक्टोरियन एरा दे रखा है 1820 से लेकर 1914 तक, जो कि क्वीन विक्टोरिया के पीरियड से दूर दूर तक कहीं मैच नहीं खाता है। क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी 1837 में और 1837 से लेकर 1901 तक वो गद्दी पर रहीं। लेकिन आप जितनी वेबसाइट्स पर देखेंगे या जितनी भी हिस्ट्री बुक्स में देखेंगे तो विक्टोरियन एज थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा पहले से और थोड़ा बाद तक। वैसा ही लिटरेचर में होता है। अब यहाँ सामने आप देख रहे हैं, इस बुक में 1833 से लेकर 1887 तक दे रखा है, यानी थोड़ा और पहले ही ख़त्म कर दिया, जबकि 1901 तक तो वो गद्दी पर रही ही थी। तो अब ऐसे में समस्या आपके सामने ये है कि आप किसको सही मानेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपके लिए यही रहेगा, सेफ जोन में आप रहिए, कि जो क्वीन विक्टोरिया का पीरियड है यानी 1837 से लेकर 1901 तक, आप उसी को मार्क कीजिए, है ना। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस में दे रखा है तब भी आप उसको मार्क कीजिए, क्योंकि जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे उनमें अलग अलग दे रखा है विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो आप ये ज़रूर नोट कर लीजिए कि क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर जो रहीं वो 1837 से लेकर 1901 तक रहीं, और वही आपके लिए सेफ जोन रहेगा। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कई तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज की मुख्य खासियतें क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। व्हाट वर द सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन दैट एज, उस युग में सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक डेवलपमेंट माने विकास क्या हुए थे। क्योंकि कोई भी युग रहा हो उसका लिटरेचर अपने सोशल सीनेरियो से अफेक्टेड तो रहता ही है। जो कुछ वहाँ पॉलिटिकली चल रहा होता है, सोशली जो कुछ चल रहा होता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो हो रहे होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उन सब से या फिर रिलीजन के क्षेत्र में जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं वो सब उस युग के साहित्य को, लिटरेचर को अफेक्ट करते हैं। तो कोई भी लिटरेचर कभी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो सिनेरियो है, उससे अनअफेक्टेड नहीं रह सकता। तो जब भी आप किसी एज को डिस्कस करेंगे अपने आंसर में, तो उस एज का लिटरेचर में जब आप अपना आंसर देंगे तो उस युग में जो कुछ समाज के क्षेत्र में हुआ था, या फिर राजनीति के क्षेत्र में हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में हुआ, या फिर धर्म के क्षेत्र में हुआ, वो सब आप इंक्लूड करेंगे। जितनी आपको नॉलेज है उस युग की वो आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन एज। तो पीरियड ऑफ द विक्टोरियन एज, तो इसका पीरियड जैसा अभी मैंने आपको बता दिया, आप सेफ जोन में रहिएगा। इस बुक में जो दे रखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप सेफ जोन में रहिए। द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर रन्स फ्रॉम 1833 टू 1887, यानी अंग्रेजी साहित्य में जो विक्टोरियन एज है वो 1833 से लेकर 1887 तक है। दो क्वीन विक्टोरिया एसेंडेड द थ्रोन, हालांकि क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी इन 1837।
1837 में। तो आपको यही डेट मार्क करनी है। येट हर एज बिगिंस 5 years अर्लियर, फिर भी उनका जो युग है वो 5 साल पहले शुरू होता है। और अभी मैंने आपको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का बताया, उन्होंने तो 1820 से मानी है विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत। बिकॉज द मेजर पोइट्स ऑफ दिस एज, क्योंकि मुख्य कवि इस युग के बिगेन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम शुरू किया, अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की इन द अर्ली 30s, यानी जो 30 का दशक था उसके शुरुआत में। द विक्टोरियन एज, विक्टोरिया का जो युग है इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में, केम टू अ क्लोज, समाप्त हो गया बाय 1837, 1887 में। दो द लाइफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया, हालांकि क्वीन विक्टोरिया का जो जीवन है एक्सटेंडेड टिल 1901, वो 1901 तक चला। तो आपको यही डेट याद रखनी है, 1901 तक। और आप जब लिखें तो यही डेट्स लिखें और उन डेट्स को अवॉइड करें। हालांकि आप चाहें तो लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। बिकॉज द 1887 वॉज द ईयर ऑफ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, क्योंकि 1887 उनके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का समय था, मतलब वो साल था। 50 साल पूरे हो गए ना, तो क्योंकि 1837 से लेकर 1887 तक 50 साल पूरे हो गए, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ। द एज ऑफ मूवमेंट्स, ये जो युग है वो मूवमेंट्स माने होते हैं आंदोलन, तो ये आंदोलनों का युग रहा है। द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन युग, वॉज एन एरा, वो एक युग था, ऑफ सरप्राइजिंग चेंजेस, आश्चर्यजनक बदलावों का, एंड मूवमेंट्स, और आंदोलनों का। इट वॉज अ पीरियड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, ये युग था कॉम्प्लेक्सिटीज माने जटिलताओं का, एंड डाइवर्सिटीज, और विविधताओं का। हाउएवर, किंतु द मेन करेंट्स, जो मुख्य धाराएं थीं, और डोमिनेंट मूवमेंट्स, या फिर जो मुख्य आंदोलन थे ऑफ दिस पीरियड, इस युग के, वर टू, वो दो थे। इन द पॉलिटिकल एंड सोशल स्फीयर्स, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, देयर वॉज अ मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, वहाँ पर एक आंदोलन था डेमोक्रेसी के लिए, यानी प्रजातंत्र के लिए। इन द इंटेलेक्चुअल स्फीयर, और बौद्धिक क्षेत्र में, द एज वॉज मार्क्ड, ये जो युग है वो खास था, बाय द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रगति के वजह से, यानी विक्टोरियन एज में विज्ञान की बहुत प्रगति हुई है। इसलिए जो चीज़ें, जैसे धार्मिक क्षेत्र में जो चीज़ें चली आ रही थी, जो मान्यताएं चली आ रही थी, उन पर डाउट करना शुरू हो गया, उन पर शक शुरू हो गया, संदेह करना शुरू हो गया, क्योंकि साइंस कुछ और कह रहा था, धर्म कुछ और कह रहा था। तो ये इंटेलेक्चुअल फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया विक्टोरियन पीरियड में। फिर है मूवमेंट फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, यानी एक सांसदीय सुधार के लिए मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, बाय 1837, 1837 तक। द कंजर्वेटिव रिएक्शन, कंजर्वेटिव होता है परंपरावादी, रिएक्शन माने एक प्रतिक्रिया, अगेंस्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ, स्पेंट इट्स फोर्स, उसकी ताकत खत्म हो गई। पॉलिटिकल थिंकर्स, जो राजनीतिक चिंतक थे, लाइक बेंथम, बेंथम को कुछ लोगों ने पढ़ा होगा आप में से जिनके पास सोशियोलॉजी रहा होगा, क्योंकि जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत है। वो जेरेमी बेंथम मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रहना चाहिए, यानी जो हमारी विचारधारा होनी चाहिए या किसी भी चीज़ की उपयोगिता, इस बात पर निर्भर रहती है कि उससे कितने ज़्यादा लोग खुश हैं। तो जो चीज़ मैक्सिमम लोगों को खुश रखती है वो उपयोगी है ना। ये जेरेमी बेंथम का सिद्धांत था, पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत है ये, जो प्रिंसिपल है जेरेमी बेंथम का, यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये जो चिंतक हैं, ये जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए सपोर्ट किया, यानी आंदोलन किया कि जो चुनाव के क्षेत्र में सुधार होने चाहिए, विद अ व्यू टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस, और उसका उद्देश्य क्या होनी चाहिए कि मैक्सिमम हैप्पीनेस दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दी जाए, टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए। द फर्स्ट रिफॉर्म बिल ऑफ
1832, जो पहला रिफॉर्म बिल था, सुधारवादी बिल था 1832 का, हैड ऑलरेडी डेस्ट्रॉयड, उसने पहले ही विनाश कर दिया था द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, राजनीतिक सर्वोच्चता का, ऑफ द फ्यूडल क्लास, यानी सामंतशाही जो वर्ग था, फ्यूडल माने सामंतशाही वर्ग था, और उसकी सुप्रीमेसी को ख़त्म कर दिया था। हाउएवर, लेकिन द ग्रेटर पार्ट, और जो ज़्यादा बड़ा भाग था, ऑफ द लेबर क्लास, मीन्स जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, एंड प्लीजेंट्री डिड नॉट हैव द राइट टू, यहाँ प्लीजेंट्री थोड़ा गलत है शब्द, पीजेंट्री होना चाहिए, है ना, एल नहीं आना चाहिए। पीजेंट्री माने किसान वर्ग होता है। डिड नॉट हैव द राइट, उनको अधिकार नहीं मिला था, टू वोट, यानी वोट डालने का, इन इलेक्शंस, चुनावों में। एज सच देयर वॉज अ डिमांड, और इसीलिए मांग हुई फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी जो चुनाव हैं उनमें सुधार की मांग हुई। फिर है चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट हुआ, इंग्लैंड वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, इंग्लैंड एक राजनीतिक विद्रोह, बेचैनी के कगार पर था, एक कंडीशन में था, फॉर अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल तक, लगभग 10 साल तक, 1837 टू 1848, 1837 से लेकर 1848 तक, ड्यू टू द चार्टिस्ट मूवमेंट, चार्टिस्ट मूवमेंट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से। द फर्स्ट चार्टर ऑफ डिमांड, तो पहला चार्टर मांगों का फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, संसदीय सुधारों का, वॉज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया गया, टू पार्लियामेंट, संसद में, इन 1839, 1839 में, बट इट वॉज रिजेक्टेड, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया। इट वॉज अगेन प्रेजेंटेड, उसको फिर से प्रस्तुत किया गया, बिफोर पार्लियामेंट, संसद में, इन 1842, साइंड बाय 6 लाख ऑफ पीपल, जिसमें 6 लाख लोगों के सिग्नेचर थे, बट इट वॉज अगेन टर्न डाउन, लेकिन उसको फिर से ठुकरा दिया गया। इट वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड इन 1848, इसको फिर से प्रस्तुत किया गया 1848 में, साइंड बाय 7 लाख ऑफ पीपल, जिसमें 7 लाख लोगों के हस्ताक्षर थे, बट इट वॉज अगेन रिजेक्टेड, लेकिन फिर से इसको ठुकरा दिया गया। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, द चार्टिस्ट मूवमेंट डाइड आउट, ये जो चार्टिस्ट मूवमेंट है ये ख़त्म हो गया। हाउएवर, लेकिन द एफर्ट्स, मीन्स कोशिशें, प्रयास, फॉर रिफॉर्म्स, सुधारों के लिए, वर कंटिन्यूड, वो जारी रहे। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा इसमें जो सिग्नेचर वाला दे रखा है ना कि कितने लोगों के सिग्नेचर थे, ये बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, क्योंकि यूके पार्लियामेंट की जो वेबसाइट है उस पर दे रखा है कि 1842 में जो सिग्नेचर किए थे वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने किए थे, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 30 लाख से ज़्यादा लोग हो गए 1842 में। और फाइनल जो हुआ था 1848 में हुआ था। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड रिफॉर्म बिल्स। The second reform bill was introduced in 1867 and the third reform bill in 1884-85. The last reform bill made England a crowned republic in which the head of the state remained the king or queen. यानी जो तीसरा रिफॉर्म बिल था उसने इंग्लैंड को एक क्राउंड रिपब्लिक बना दिया, यानी एक ऐसा जनतंत्र जिसका एक राजा भी था, जिसमें कि हेड ऑफ द स्टेट जो था वो राजा या रानी रहे। दिस रिफॉर्म बिल वॉज हाईली प्रेज्ड, इस रिफॉर्म बिल का बहुत तारीफ की गई, बाय पोइट्स, कवियों के द्वारा, एंड नॉवलिस्ट, और उपन्यासकारों के द्वारा, लाइक टेनिसन, डिकिंस, किंग्सले, एंड थिंकर्स लाइक कार्लाइल एंड रस्किन, तो इन सब के द्वारा बहुत तारीफ की गई। फिर है इंडस्ट्रियल डिप्रेशन एंड द राइज ऑफ ट्रेड यूनियंस, यानी जो इंडस्ट्रियल मूवमेंट आया उसने एक डिप्रेशन भी पैदा किया। ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे अगर क्वालिटी कहानी अगर आपने पढ़ी हो जॉन गॉल्सवर्दी की, इतनी गज़ब कहानी है, और उसमें ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो हाथ के दस्तकार लोग थे उनके अंदर बड़ा डिप्रेशन पैदा किया, उनके सब बिजनेस, उनके काम बर्बाद हो गए, वो सब लोग एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जितना फ़ायदा किया लोगों का, उसी अनुपात में, उसी रेशियो में लोगों का नुकसान भी किया, तो ये एक डिप्रेशन का माहौल भी था।
ऑन अकाउंट ऑफ द फॉल्टी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। ऑन अकाउंट ऑफ माने की वजह से, फॉल्टी माने जो कमी वाली थी यानी जिनमें दोष थे, इकोनॉमिक आर्थिक, एंड इंडस्ट्रियल माने मीन्स उद्यमी या औद्योगिक, पॉलिसीज माने नीतियाँ, ऑफ द गवर्नमेंट सरकार की। तो सरकार की जो आर्थिक और औद्योगिक नीतियाँ थीं उनकी वजह से द इंडस्ट्री हैड टू फेस, उद्योगों को सामना करना पड़ा अ डिप्रेशन, एक डिप्रेशन का, एक निराशा का। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड, गवर्नमेंट ने थोप दिए हैवी टैक्सेस, भारी कर ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बनाए गए सामानों पर, एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और सामानों के आयात पर, जो बाहर से सामान आता था और जो देश में सामान बनता था उन पर काफ़ी टैक्स लगा दिए गए। विद द रिजल्ट, और उसका परिणाम ये हुआ दैट के द फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड्स बिकेम आउट ऑफ रीच, कि जो फिनिश्ड माने जो तैयार औद्योगिक गुड्स थे, जो सामान था, प्रोडक्ट्स थे, उत्पाद थे, बिकेम हो गए आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर, ऑफ द कॉमन मैन, सामान्य लोगों के। देखिए, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट से आप टैक्स वसूलेंगे, सरकार ज़्यादा टैक्स लेगी किसी प्रोडक्ट पर, तो भाई जिसने बनाया है और जो बेच रहा है वो अपनी जेब से तो टैक्स देता नहीं, वो किससे लेता है, कस्टमर से लेता है। तो फाइनली जनता की जेब पर ही बोझ पड़ता है ना, और महंगाई बढ़ती है, तो चीज़ें जनता की पहुंच से बाहर हो गई। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप द इंडस्ट्री सफर्ड, जो उद्योग थे उनको बहुत घाटा हुआ, सफर्ड लॉसेस, एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब्स। तो जब किसी इंडस्ट्री में घाटा होता है तो सबसे पहले वर्कर्स को निकाल के बाहर किया जाता है, और यही हुआ कि हजारों वर्कर, उनके जॉब्स छीन लिए गए, उनके जॉब से हटा दिए गए, काम से हटा दिए गए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट जॉब्स, यानी जॉब्स को बचाने के लिए, एंड बार्गेन फॉर हायर वेजेस, और ज़्यादा ऊंची वेजेस माने मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने को, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इन उद्योगों में कामगार लगे हुए थे, वर फोर्स्ड, वो बाध्य हुए, टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, है ना। ट्रेड यूनियन बना लेते हैं तो हड़ताल कर देते हैं, अगर ऐसा होता, उन्हें मान लीजिए कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया या फिर पैसा कम दिया जा रहा है, मजदूरी कम दी जा रही है, तो ट्रेड यूनियन हड़ताल करती हैं। तो फिर ट्रेड यूनियंस चलन में आई इस वजह से। इन 1834, 1834 में अ ग्रैंड नेशनल ट्रेड यूनियन, एक ये ग्रैंड नेशनल ट्रेड यूनियन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, सारे उद्योग धंधों की, वॉज फॉर्म्ड, वो बनाई गई। फिर है द हंग्री फोर्टीज़, यानी भूखे 40 वर्ष, उन यानी 40 का दशक जो भूख से भरा हुआ था। द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1848, 1837 से लेकर 1848 तक का समय, वॉज अ पीरियड, वो समय था, ऑफ हंगर, भूख का, एंड मिजरीज, और कष्टों का, परेशानियों का, ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, खराब फसल की वजह से, शॉर्टेज ऑफ ब्रेड एंड हाई प्राइस, शॉर्टेज ऑफ ब्रेड थी यानी रोटी की कमी थी, भोजन की कमी थी, एंड हाई प्राइस, और जो कीमतें थी वो ज़्यादा हो गई थी, ऑफ कंज्यूमर आर्टिकल्स, उपभोक्ता वस्तुओं की। थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब महिला, पुरुष और बच्चे, वेंट हंग्री एंड जॉबलेस, वो सब भूखे हो गए, भूख से मरने लगे और जॉबलेस हो गए, उनके पास काम नहीं था। दोज हु गॉट जॉब्स, और वो लोग जिनको जॉब्स मिले, वर पेड, उनको अदा किया गया, लेस वेजेस, कम मजदूरी, एंड वर फोर्स्ड, और उनको बाध्य किया गया, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर 12 to 16 आवर्स अ डे, एक एक दिन में 12 से 16 घंटे। ये अभी जो 8 घंटे की शिफ्ट है ये तो बहुत बाद में आई है। पहले लोगों से 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, तो यही हाल था उस वक्त। और इंडिया में तो इन लोगों ने और बुरा हाल कर रखा था। ये तो इनके अपने देश का हाल है जो आप पढ़ रहे हैं विक्टोरियन पीरियड में, और इंडिया में तो इन्होंने और भी बुरा हाल कर रखा था। सारे किसानों की चाहे फसल खराब हो, चाहे कोई मरे जिए, इनको तो अपना लगान वसूल करना था। तो ये उनकी अपनी हालत थी। फिर है राइज ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड फिलेंथ्रपी। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स मानवतावाद, और फिलेंथ्रपी होती है पूरे विश्व से प्यार करना, मानवता से प्यार करना, इनका उदय हुआ।
द डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज़, यानी जो ख़तरे थे और जो परेशानियां थीं, बिसेटिंग इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में छाए हुए थे, स्टर्ड, उन्होंने पैदा किया, सरगर्मी पैदा की, द सोशल कॉन्शसनेस ऑफ पीपल, लोगों के अंदर जो सामाजिक चेतना थी उसको थोड़ा सा जगाया, एंड गेव राइज टू, और जन्म दिया, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद को, एंड फिलैंथ्रोपी माने विश्व बंधुत्व को। जॉन रस्किन, चार्ल्स डिकिंस, चार्ल्स किंग्सले एंड मिसेस ब्राउनिंग एडवोकेटेड द कॉज ऑफ द पुअर एंड हंग्री पीपल। तो इन लोगों ने गरीब और भूखे लोगों के लिए काम किया, उनकी भलाई के लिए काम किया, उनकी वकालत की, एडवोकेटेड माने वकालत की। अब है द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। द विक्टोरियन एज वॉज मार्क्ड ऑल्सो बाय द इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स। जो विक्टोरियन युग था वो वॉज मार्क्ड ऑल्सो, मतलब उसकी खासियत ये भी थी कि उसमें द इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी यानी बौद्धिक रूप से प्रश्न पूछे जाने लगे, एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स, और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल हुई इस युग में। देयर वॉज अ वास्ट अपहीवल, एक बड़ा विशाल अपहीवल माने होता है उतार चढ़ाव हुआ, इन थॉट्स, विचारों में, नॉलेज, ज्ञान में, एंड साइंस, और विज्ञान में। देखिए, जब वैज्ञानिक प्रगति होती है तो जाहिर सी बात है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं वो दरकती हैं, वो टूटती हैं, और क्वेश्चन मार्क लगना शुरू होते हैं उन पर। द न्यू थियरीज, नए सिद्धांत ऑफ साइंस, विज्ञान के, केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट, वो टकराने लगे विद द ओल्ड फेथ्स, पुराने विचारों से, विश्वासों से। हेंस, अतः द विक्टोरियन एज वॉज मार्क्ड बाय, विक्टोरियन युग की खासियत थी द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी माने पूछताछ, प्रश्न पूछने की भावना, स्पिरिट माने भावना, क्रिटिसिज्म, आलोचना, रिलीजियस अनसर्टेनिटी, धार्मिक, सर्टेन माने निश्चितता होती है और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता होती है। पहले क्या था, जो व्यक्ति धर्म में विश्वास करता था उसका विश्वास पक्का होता था कि भाई ये जो सूरज है धरती के चारों ओर घूम रहा है, धार्मिक पुस्तकें तो यही कहती थी, तो लोगों को पूरा विश्वास था। लेकिन अब भाई जब विज्ञान आपको ये बता रहा है कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, तो जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक विश्वास है वो अनिश्चित हो जाएगा। पहले ये सोचा जाता था कि भगवान ने 5 दिन तो ये सारे जीव जंतु बनाए, सारी धरती बनाई, और छठे दिन इंसान को बनाया, एडम को बनाया। फिर कुछ दिन बाद जब एडम अकेलापन महसूस करने लगा तो ईव को बनाया। तो ये विश्वास था, यही कहानी हमको सुनाई जाती है। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो बंदर हैं, जो भालू, लंगूर हैं, एप्स हैं, उनकी संतान हैं हम, उनसे डेवलप होके इंसान बना है। तो अब ये जो हमारा विश्वास था वो टूट गया। तो ये क्या हुआ, रिलीजियस अनसर्टेनिटी हुई, धार्मिक अनिश्चितता हुई, स्पिरिचुअल स्ट्रगल हुआ, स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, स्ट्रगल माने संघर्ष, और अनरेस्ट माने बेचैनी। तो ये सारी खासियतें इस युग की थीं। द मेटेरियल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, यानी द मेटेरियल एप्लीकेशन, जो वास्तविकता में लागू हुआ विज्ञान, सच एज, जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे का आविष्कार हुआ, स्टीम शिप्स का आविष्कार हुआ, एंड टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, ब्रोक डाउन द नेशनल बाउंड्रीज, इन सब ने राष्ट्रीय सीमाएं तोड़ दी, ब्रॉड द वर्ल्ड, और ये चीज़ें संसार को लेकर आई, क्लोजर और पास, एंड हेल्प, और इन्होंने मदद की, द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, जनतंत्र के विकास में। फिर है डार्विन्स थ्योरी। अरे अभी हम इसी की बात कर रहे थे और देखो डार्विन्स थ्योरी की बात आ गई यहाँ पर। डार्विन्स थ्योरी एंड विक्टोरियन लिटरेचर, डार्विन का सिद्धांत और विक्टोरियन साहित्य। डार्विन की थ्योरी ने सबसे बड़ा उत्पात मचाया है धर्म के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, सभी जगह चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत जो था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब इन सिद्धांतों ने तो धमाल मचा दिया था। डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन का जो सिद्धांत था विकास का, इवोल्यूशन में विकास, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वो किन सिद्धांतों पर आधारित था, जीवन के लिए संघर्ष, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और
जो सबसे ज़्यादा फिट है उसका सर्वाइवल, यानी इस संसार में वही व्यक्ति जीवित रह पाता है, वही प्राणी जीवित रह पाता है वो सब जो कि सबसे ज़्यादा फिट है। यानी ये जो थे डायनासोर्स थे कितने ताकतवर थे, उन जो जब चलते थे तो धरती हिल जाती थी, लेकिन वो भी बदलते हुए मौसम से उसका मुकाबला नहीं कर पाए, सामना नहीं कर पाए, उसके हिसाब से अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए ख़त्म हो गए। तो सर्वाइव इस दुनिया में वही करता है जो फिटेस्ट होता है। तो इस सिद्धांत ने रिवॉल्यूशनाइज्ड माने क्रांति ला दी ह्यूमन थॉट, इंसान के विचारों में, एंड शुक रिलीजन और धर्म को हिलाकर रख दिया बाय इट्स रूट्स, इसकी जड़ों से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट फेथ, हजारों लोगों का विश्वास खत्म हो गया, खो गया इन क्रिश्चियनिटी एंड चर्च, यानी ईसाई धर्म में और चर्च में। फॉर देम, उनके लिए ओल्ड गॉड वॉज डेड, पुराना ईश्वर मर गया था, एंड द न्यू गॉड वॉज नॉट येट बॉर्न, और नया ईश्वर अभी पैदा ही नहीं हुआ था। दिस ब्रॉट इन, इससे जो सामने आई, द स्पिरिट ऑफ मेलैंकली, एक निराशा की भावना, उदासी की भावना, इन द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन एज के साहित्य में एक उदासी की भावना दिखाई देती है। द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो पंक्तियां हैं पेन डाउन, जो कि लिखी गई बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, स्ट्राइक द की नोट, वो मतलब एक सार बताती हैं। की नोट क्या होता है? एक थीम आप कह सकते हैं, समरी आप कह सकते हैं, ऑफ द लिटरेचर ऑफ द दिस पीरियड, इस युग के साहित्य की। वॉन्डरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, यानी हम जो रह रहे हैं वॉन्डरिंग, हम घूम रहे हैं बिटवीन टू वर्ल्ड्स, दो संसारों के बीच में, दो दुनियाओं के बीच में। वन डेड, एक तो वो दुनिया है जो मर चुकी है, द अदर, और जो दूसरी दुनिया है पावरलेस, उसमें अभी ताकत नहीं है, टू बी बॉर्न यानी पैदा होने की। तो ये हाल है हमारा। अब है मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल अगलीनेस, यानी भौतिक और आध्यात्मिक बदसूरती। द विक्टोरियन एज वॉज मार्क्ड बाय, यानी विक्टोरियन एज की खासियत थी इट्स मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल अगलीनेस, इसकी भौतिक और आध्यात्मिक बदसूरती। ब्रॉट अबाउट, जो कि लाई गई किसके द्वारा? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, औद्योगिकरण के द्वारा, और धर्म में जो विश्वास खत्म हो गया उसके द्वारा। इन ऑर्डर टू रिप्लेस रिलीजन, यानी धर्म की जगह लेने को, पोएट्री वॉज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट, पोएट्री को, काव्य को एक विकल्प के तौर पर माना गया, एंड अ स्पेशल फंक्शन वॉज असाइंड टू इट, और इसको एक खास काम दिया गया बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, इन हिज एसे, अपने निबंध द स्टडी ऑफ पोइट्री में। इन ऑर्डर टू रिमूव अगलीनेस, यानी बदसूरती को हटाने के लिए, फ्रॉम लाइफ एंड आर्ट, जिंदगी से और कला से, द प्री रेफेलाइट मूवमेंट, जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट था, एंड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एंड द एस्थेटिक मूवमेंट वर स्टार्टेड, ये तीनों मूवमेंट शुरू हुए। द विक्टोरियन पोइट्स ग्लोरीफाइड द पास्ट, जो विक्टोरियन कवि थे वो अतीत को ग्लोरीफाई करते थे, यानी उसके वैभव का बखान करते थे। टू होल्ड बैक पीपल्स फेथ, लोगों का लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए, इन रिलीजन, धर्म में। ब्राउनिंग ग्लोरीफाइज, ब्राउनिंग ग्लोरीफाई करता है मतलब अप्रिशिएट करता है, तारीफ करता है। द ओल्ड इज थिंकिंग, जो पुरानी विचारधारा थी उसकी, दैट द ओल्ड इज गोल्ड, कि पुरानी चीज़ें सोने की होती हैं। ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, ये शायद रब्बाई बिन एज़रा से ली गई हैं लाइन्स, ये पोइम मैंने पढ़ाई है। तो ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, द लास्ट ऑफ लाइफ फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड। नहीं, ये उसमें शायद उसी का है। तो ये बुढ़ापे की यहाँ पर तारीफ की गई है कि ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ बूढ़े हो जाओ। द बेस्ट इज़ येट टू बी, यानी सबसे अच्छा तो अभी होने वाला है। द लास्ट ऑफ लाइफ, जीवन का अंत। फॉर विच द फर्स्ट वॉज मेड, जिसके लिए पहला यानी कि यूथ को बनाया गया था। तो इस तरीके से ओल्ड एज को ग्लोरीफाई किया गया है। इतनी ज़्यादा पोइम्स मैंने पढ़ाई हैं, अपलोड की हैं, कि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये रब्बाई बिन एज़रा का ही है। काफ़ी लंबी पोइम है
और मैंने ये अपलोड की हुई है, शायद 2 घंटे का वीडियो होगा वो। आगे बढ़ते हैं। किंगशिप विद द रोमांटिक्स। किंगशिप माने होता है रिश्तेदारी, यानी जुड़ाव, जुड़े रहना। विद द रोमांटिक्स यानी जो रोमांटिक पीरियड के लेखक थे उनसे ये युग जुड़ा हुआ था, विक्टोरियन पीरियड। द विक्टोरियन पोइट्स एंड द प्री रेफेलाइट्स। जो विक्टोरियन कवि थे और जो प्री रेफेलाइट्स थे, ड्रू इंस्पिरेशन, उन्होंने प्रेरणा ली फ्रॉम द रोमांटिक्स, यानी रोमांटिक लेखकों से, लाइक वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड कीट्स। ये तीनों कवि बहुत फेमस है, इनके बारे में पहले बात हो चुकी है रोमांटिक रिवाइवल पर, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो वहाँ बात हुई थी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और कीट्स से, टू एस्केप, बचने के लिए, द अगलीनेस, बदसूरती से, ऑफ देयर एज, अपने युग की। लाइक द रोमांटिक्स, रोमांटिक कवियों की तरह, दे ऑल्सो कंडेम्नेड, उन्होंने भी आलोचना की इंडस्ट्रियलिज्म, औद्योगिकरण की, एंड एस्टेब्लिश्ड किनशिप विद देम, और उनके साथ एक रिश्ता कायम किया, यानी रोमांटिक्स के साथ विक्टोरियन ऑथर्स ने एक रिश्ता कायम किया। तो ये तो थी बात विक्टोरियन एज की। और ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये मल्टीपर्पज़ मटेरियल है। आपको विक्टोरियन एज से कैसा भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो वहाँ इस मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप जो इनोवेशन कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो इसमें चेंजेस आप ला सकते हैं, एक तो विक्टोरियन एज के जितने भी ऑथर्स हैं उनको आप दिमाग में रखिए, जैसे कि पोइट्स में टेनिसन हैं, ब्राउनिंग है, मैथ्यू आर्नोल्ड है। इनको आप इनकी जो भी पोइम्स आपने पढ़ी हों वो आप अपने दिमाग में रखिए। या फिर जो इस युग के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जॉन रस्किन हैं और स्टुअर्ट मिल हैं, इन लोगों को आप दिमाग में रखिए। नॉवेलिस्ट हैं जैसे कि डिकेंस हैं, थैकरे हैं, जॉर्ज एलियट हैं, हार्डी हैं। तो इनके जो भी वर्क्स आपने पढ़ रखे हैं उन सब का मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये सब आप अपने हिसाब से इसमें बीच बीच में डाल दीजिए, जैसा आपसे पूछा गया हो, जिस तरीके से आपसे पूछा गया हो। और वरना ये मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी इस मैटर को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में। साथ ही इसमें जो जैसे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे थे, जैसे चार्टिस्ट मूवमेंट पे अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, या फिर प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन विक्टोरियन एज, इस तरीके से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी ये मैटर आप यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे थोड़ा सा इसमें ज़रूर ऐड करें, एग्जाम्पल्स आप ज़रूर दें टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन सब की पोइम्स से। जैसे कि अभी ये ब्राउनिंग की पोइम का एग्जाम्पल था, ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में होंगे, बहुत सारी पोइम्स, बहुत सारे नॉवेल्स आपके सिलेबस में होंगे, उनका मैटर यूज़ करना सीखिए आप। सबसे बड़ी सीखने लायक चीज़ आपके लिए ये है कि आपके पास जो मटेरियल है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में यही दिक्कत होती है बच्चों के सामने कि मैटर उनके पास होता है लेकिन उसको यूज़ करना उनको नहीं आता। तो ये एक आर्ट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बेटा। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।